सर डाउस ग्रुप में ना सर। हाँ हाँ भेज दिया सर। अच्छा NaClO3 है जिससे NaCl लिया गया है और 0.16 ग्राम का लॉस है सर ऑक्सीजन में। ये रिएक्शन होगा। सर 3/2 O2 ना सर। हाँ यस सर। बैलेंस हो गया। यस सर। रेसिड्यू NaCl है जिसको पानी में डालोगे तो Cl माइनस आएगा। ठीक है। अच्छा सिंपल सा बात है। ये कितना ग्राम है? 0.16 मतलब कितना मोल? सर 0.05। 0.005 सर। अच्छा तो 3/2 मोल्स को बनाने के लिए कितना चाहिए? ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये किस रेशियो में बना होगा? ये अगर 3/2 है तो ये 1, ये यस कितना सर। बना होगा? सर ये 0.01 मोल्स बना होगा सर NaCl। नहीं नहीं ऐसे कर लो। 3/2 मोल्स ऑक्सीजन को बनाने के लिए कितना मोल चाहिए NaCl? एक चाहिए होगा यस सर। NaClO3। सर 2/3। हाँ तो 0.005 मोल ऑक्सीजन को बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? 2/3 into 0.005। यस सर। और इतना ही मोल NaCl बना होगा बिकॉज 1:1 रेशियो, मतलब इतना मोल NaCl बना है। इतना ही मोल Cl माइनस भी निकला है सर। हाँ इतना ही मोल AgCl बना होगा। तो मास कितना होगा? देखो आंसर ये आना चाहिए। समझा? यस सर। देखो आंसर क्या आ रहा है। सर क्या, एक सेकेंड सर कैलकुलेटर यूज करता हूँ। हाँ रुको मैं कर 0.478। सी होगा आंसर। क्या दिया आंसर? यस सर सी दिया है सर। और बोलो कौन सा? सर एक क्वेश्चन है सर, सर ग्रुप में भेज दूँ ना सर इसको भी? हाँ हाँ भेजो। भेज दिया है सर। ये नहीं आएगा अभी, ये यूडोमेट्री है, ये छोड़ दो। मतलब ये कर तो क्वेश्चन। सकते हैं बट हाँ अभी छोड़ दो, अभी ये गैस लॉज में करते हैं। ओके सर। और तो बोलो। ऐसा टेस्ट, ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में कंफ्यूज करने के लिए नहीं आएगा ना सर? नहीं 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 बना। और बोलो। यस सर। सर ये क्वेश्चन मैंने आपको पर्सनल चैट में भेजा था सर। सर हम्म यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स वैकेंट ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन? सर यहाँ पे दो आंसर्स दिया है, B2H6 और Al2Cl6। B2H6 तो होता है यस BH3 सर में। आपने बता दिया सर, बनाना बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, बिग बॉन्ड हाँ, लॉन्गर, हाइड्रोजन तब सही से नहीं कर पाता है बैक बॉन्डिंग। सर हम्म, Al2Cl6 में कैसे होता है सर? आपने तो बोला था वहां पे ये- कोऑर्डिनेट होता है। हाँ नहीं 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 Al2Cl6 में वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट तो मुझे सही नहीं लग रहा है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या, बॉन्डिंग तो ऐसा ही बनता है। आपने बोला था कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये दो दो हम्म, इलेक्ट्रॉन दे देता है। हाँ ये कॉर्नर बॉन्ड ही है, ये तो सच है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में वीकेंड ऑर्बिटल आंसर कैसे आ गया सर? मतलब ये नहीं रुको समझ में। देखने दो। हाँ रुको सोचने दो।
वो ये एक्चुअली में क्या बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम का यहाँ पर एक वेकेंट ऑर्बिटल होता होगा जिसमें कि ये आया है इलेक्ट्रॉन। आने के बाद फिर एल सी एल हाँ थ्री मतलब बना है। हाइब्रिडाइजेशन तो एल का कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा ना। तो उसमें भी एल्यूमिनियम का अगर sp3 होगा, सिग्मा बॉन्ड 4 है ना, तो शायद वो जो sp3 में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, सर ए 3 Cl और फिर एक लोन पेयर। और एक p ऑर्बिटल शायद जो वेकेंट होगा, शायद इसीलिए बोल रहा हूँ। सर तो फिर मतलब क्या यही सच्चाई है क्या सर, कि मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन चला जाता है और फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में आ जाता है? नहीं मतलब हम लोग जैसे CH4 का करते हैं, तो हम लोग भी तो CH4 का पहले मॉलिक्यूल बना लेते हैं, बाद में हाइब्रिडेशन लिखते हैं। यस सर। तो NH3 यहाँ का पर भी भी मतलब। हाँ वही काम करते हैं। तो यहाँ भी अगर देखा जाए, अगर ये स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर में तुमसे कोई पूछेगा कि इसमें बताओ एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन कितना है। तो इस स्ट्रक्चर में फिर sp2 नहीं है, sp3 है क्या सर हाँ हाइब्रिडाइजेशन? हाँ sp3 है, यस, 1 2 3 4। सर Ba2H6 में भी फिर sp3 होगा? हाँ sp3 हो तो लिखा है, बीटा में sp3 होता है। यस सर। इससे तो फिर यहाँ पे हम लोग को वेकेंट ऑर्बिटल मिल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। हाँ यही पूछ रहा होगा। तो आप बोलोगे कि इस एल्यूमिनियम का sp3 है, तो यार एक s गया और इसका AlCl3 क्या BCl3 जैसा है ना, एक p तो खाली है ना, तो वो p खाली होगा तो उसमें हाइब्रिडाइज हुआ होगा ना, बाद में गया होगा इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का। हाँ मरते हैं, डाउट लेक्चर है आज, पूरा डाउट लेक्चर है। तुम लोग एमटी है ना कल से, तो यस सर, पूरा कोई सैटरडे डाउट पूछना एमटी है, है। संडे एमटी है सर। हाँ तो कल ही तो है, इसलिए आज ज्यादा पढ़ा नहीं रहा हूँ। मुझे बताओ कोई भी अगर कुछ भी चीज पूछना हो, कोई चीज अगर करना हो तो बोलो, बता दो और बोलो। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन था सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उनमें से एक स्टेटमेंट था सर कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस इज असाइन्ड 0। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या सर? मतलब करेक्ट दिया ऑप्शन में, क्या ये मतलब एक्चुअली यही होता है क्या सर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस इज 0। इज असाइन्ड 0, ये एक स्टेटमेंट है सर, इस स्टेटमेंट मुझे डाउट है सर। यार पॉजिटिव होता है, असाइन 0 तो ओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यार एक्चुअली देखा जाए, सर क्या क्वेश्चन ग्रुप में भेजूं? हाँ भेजो। और एक सेकंड सर। और किसी को कुछ नहीं पूछना है। सर ये क्वेश्चंस मतलब वो क्या कहते हैं सर, 19 अप्रैल वाले बैच का था ना सर, मतलब एक केमिस्ट्री टेस्ट, उसमें से मैंने एक दिया था सर, उसमें से पूछ रहा हूँ मैं। सर भेज दिया सर ग्रुप ये में। सही दिया है क्या? सर इसको भी सही क्या क्या ऑप्शन दिया है सर, ABCD। ये तो सही है ही, बी भी सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज असाइन्ड 0, तभी फैक्चुअली है यार, हो सकता है फैक्चुअल हो। सर तो अभी रिजेक्ट हो। मतलब ऑप्शन यहाँ पे ये है कि सर ये मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में गलती या फिर एक्चुअली यही है, क्योंकि आपने ये क्लास में तो नहीं बताया था ना सर हाँ ये तो। क्लास में तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस इज असाइन्ड 0। ना तो ये टेक्स्ट बुक में था सर कहीं लिखा हुआ। हाँ ये लिखा तो नहीं है, तो वही तो बोला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस को 0 मान लिया जाता है। अब लैंग्वेज में तो असाइन्ड 0 है, असाइन्ड मतलब मान लिया गया, मान लिया गया में तो चलो ठीक है, इसको मतलब ठीक है, फैक्चुअल मान लो स्टेटमेंट को। करेक्ट दिया हुआ है ना? यस सर। मान लो, चलो ठीक है, चलो क्या करें। मतलब सर ये है कि सर कहीं कहीं क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सर कि एक टेस्ट में सही दिया था आंसर तो फिर उसको मान के चलते हैं, बट दूसरे टेस्ट में जाके वही आंसर मार्क करने पे गलत हो जाता है सर। वो स्पेशली मुझे अगर प्रैक्टिस टेस्ट और फिर रियल टेस्ट की ऐसा होता है सर। वो उसको मुझे भेजो, अगर वैसे क्वेश्चन जैसे ये तो मुझे भी डिबेटेबल लग रहा है, मैंने कहीं देखा तो नहीं है यार। अब असाइंड नाम दे दिया है तो असाइंड में तो मुझे भी अब असाइंड 0 में
सर क्या एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सारे नोबल गैसेस जीरो नहीं होते हैं ना सर, थोड़ा तो वैल्यू होता होगा कुछ तो। कुछ वही तो बोल रहा हूँ, कुछ होता होगा, बट उसको लेकिन रेफरेंस फिर यहाँ लेवल पे मान लिया। असाइन तो फिर साइंटिस्ट ऐसा मान मतलब जो उस समय का थॉट था सर कि 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब स्टेबिलिटी सब खुश हो गए, तो उस थॉट से तो फिर जीरो हम बोल दिए रहेंगे सर बोल दे, शायद। हाँ वही बोल रहे हैं, उसी हिसाब से बोल दिया होगा, तो इसीलिए इस पे क्या बोलूं यार, ये क्वेश्चन तो कुछ अलग ही ये है। तो अभी के लिए क्या मान के चले सर मान लो फाइनल? ट्रू मान लो, ट्रू मान लो, ट्रू मान लो, ट्रू मान लो। ओके सर। हाँ ट्रू मान लो। और बोलो। सर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई सर? ये आपने हाँ मतलब फेरस और निकल मुझे समझ गया था सर, बट एल्यूमिनियम और गैलियम में डाउट है सर। क्या आपने क्लियरली बोला था कि गैलियम का बड़ा है एल्यूमिनियम से? गैलियम का हल्का सा बड़ा होता है। क्या क्वेश्चन कैसा दिया नियरली द एग्जैक्टली? सेम एटॉमिक रेडियाई। नहीं, नियरली अगर है तो उसमें एल्यूमिनियम और गैलियम भी है। ओके सर, तो मतलब थोड़ा सा नियरली, हाँ, डिफरेंस अब है। दोनों में अंतर है। अभी नियरली बोल दिया तब, लेकिन ऐसे पूछा जाए तो नियरली में अंतर तो है। अंतर देखना हो तो एल्यूमिनियम ज्यादा बड़ा है। आपने बोला था सर कि गैलियम में 3D आ जा 3D में हाँ बढ़ता यस, है। हाँ तो एल्यूमिनियम बड़ा ही है, बट साइज ज्यादा का फर्क नहीं पड़ा है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। सर तो फिर ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ गया सर टिन लेड का और फिर क्या कहते हैं सर नहीं नहीं नहीं, इंडियम ये थैलियम का? इसका याद रख लो, इसका याद रख लो। इसलिए देखो, इनऑर्गेनिक में क्या है ना, इनऑर्गेनिक में इसीलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि वो है एक तरीके से जनरल नॉलेज। सर मतलब ऐसे तो आपने आते वहां पे रहेंगे भी कहाँ। लिखा था सर कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन उनमें भी लग जाता है हाँ ग्रुप 13 ग्रुप 14, तो उनके लिए भी मतलब नियरली वर्ड आ गया तो? नियरली, हाँ हाँ आ जाएगा तो करना है जिसको, इसमें तो नियरली आता ही है। सर इनमें आपने तो लेकिन आता ही है इसमें नियरली। इसमें आपने बोला था कि फर्स्ट क्या कहते हैं इसमें अप्लाई नहीं होता है ना सॉरी, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नहीं नहीं, इसके बगल वाला जो होता है उसमें नहीं ना, लैंथनम के पहले जो रहता है यहाँ पर, इसमें नहीं अप्लाई होता है ना। जिरकॉनियम है, नहीं नहीं, स्कैंडियम नहीं है, ऊपर में कौन है, टाइटेनियम है ना, सॉरी, यस सर। यहाँ नहीं अप्लाई होता है। और बोलो। सर और फिर निपोनियम और टैंट्रियम ये मतलब एनवी और टीए ये दोनों कौन से इसमें है सर? प्योरिटी टेबल देखो, इसमें भी तो शायद 4D और 5D का ही है। ओके सर, तो इनमें भी मतलब सेम एटॉमिक हाँ हाँ, रेडियाई का? सेम सेम सेम। यस सर। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। किसी को कुछ डाउट नहीं है और बाकी लोग को? सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट सर? यहाँ पे मतलब मतलब क्या कहते हैं एक ही स्टेटमेंट में डाउट है सर कि फॉर ए प्लस 3 और इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो A+2 बनेगा। डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव लिखा है सर। डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, ये मतलब करेक्ट है कि फॉल्स है पूछा है सर? उल्टा करते हैं, Al+2 में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा? डेल्टा एच माइनस ही होगा सर। नहीं नहीं, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा ना, डेल्टा आई एच मीन तो प्लस एनर्जी होगा देना ये सर, पड़ेगा मतलब ना। एनर्जी आप ये एंडोथर्मिक है। हाँ ये तो, आप तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ना, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन इसमें डालोगे तो ये डेल्टा एच नेगेटिव ही होगा ना। उल्टा है ना, साइन चेंज होएगा। सर लेकिन फिर मतलब अगर ऐसा है कि वो स्टेबल भी होगा तो भी मतलब फिर वो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन ले लेगा? हाँ यस, जैसे सोडियम सब लेता है, बिकॉज ओवरऑल ये चार्ज एक किसी को नहीं चाहिए। हाँ, चार्ज किसी को नहीं चाहिए। ओवरऑल तुम सिर्फ इसकी बात क्यों कर रहे हो? सिस्टम में तो इलेक्ट्रॉन पर भी तो थोड़ा दिया दिखाओ, इलेक्ट्रॉन भी तो है। आप सिर्फ Al+3 को क्यों अपना ये मान लियो? आप इलेक्ट्रॉन के बारे में तो सोचो, वो तो चाहता है ना न्यूक्लियस के अंदर जाए, Yes, sir. उसको तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, एनर्जी उसका रिलीज होगा। अब इन दोनों में से नेट तो दोनों काउंट में आएगा ना, Al+3 भी आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का भी आएगा। तो इसको जो स्टेबिलिटी मिलेगा, ये तो बहुत बड़ा स्टेबिलिटी मिलेगा ना, सीधा इलेक्ट्रॉन जा रहा है न्यूक्लियस के पास, है ना, न्यूक्लियस के पास जा रहा है ना। इंफिनिटी से न्यूक्लियस के पास आ रहा है, हाँ यस पास सर। आ रहा है, तो इसको भी तो
सर और फिर क्या कहते हैं सर, पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड एक जनरल डाउट आया सर मुझे। बोलो। सर कैल्शियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 में, क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 1 से छोटा है? क्योंकि फिर Cl प्लस से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Cl2 प्लस बन जाएगा। हाँ, जनरली कैल्शियम का जब एक बार +1 बन गया तो अब जब इतना काम कर ही लिया तो अब तो अगर निकालेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। सर तो फिर इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या 1 से छोटा है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, IE2 तो हमेशा IE1 से बड़ा होगा। बट कंपैरेबल है ऐसे बोल सकते हैं हम। हाँ, जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा नहीं दिखे। नियरली, नियरली हाँ, सेम नियरली तो कंपैरेबल। टर्म यहाँ नहीं, लेकिन यस नियरली कंपेरेबल नहीं बोलेंगे, यहाँ नियरली नहीं बोलेंगे, बट 2 बार निकालने में बहुत हालत खराब होती है, बट इसको फिर भी ये बनने का कोशिश करेगा, ज्यादा का गैप नहीं है, नॉट लेस गैप। क्योंकि अगर निकलेगा तो फिर सीधा +2 बनेगा, और +2 बनने से उसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सर बट फिर ये भी आपने क्लास में, मतलब ये जब मैंने पूछा था तो आपने बताया था कि अगर Cl+2 स्टेबल है तो हम लोग को Ca क्यों मिलता है, मतलब Ca+2 स्टेबल है तो फिर। बिकॉज कुछ भी है तुम्हारे पास ऑप्शन में अगर चार्ज नहीं है, ये बात तब हो रही है कि जब चार्ज बनना ही है तब की तो बात। मतलब अगर ऑप्शन ही नहीं बचा तो Cl+2 प्रेफर करेगा हाँ, बाकी सबसे। कैल्शियम बचेगा, कोई चार्ज के साथ क्यों रहेगा? नहीं, जब चार्ज बनने की बात हो रही है तो कैल्शियम बोलेगा, जब बनाना ही है तो एक काम करो, तो +2 बना लेते हैं। ओके सर। और वो भी +2 अकेला थोड़ी ना रहता है, किसी के साथ रहेगा ना, सर CaCl2 लेकिन के जब साथ। साथ में रहता है तब वो Ca से ज्यादा स्टेबल हो जाता है ना सर। हाँ, तो वही बोल रहे हैं, तो हाँ, तो इसका वो तब मतलब, अभी बॉन्डिंग में कर भी लिया है सर हमने। हाँ, तो CaCl2 तो अलग है ना कहानी। यहाँ पर तो साथ में कोई उसको फोर्स, उसको कोई देने वाला भी है ना, फोर्स ऑफ प्रैक्टिस में आ अट्रैक्शन। चुका है सर। हाँ, ठीक है। सर तो मतलब ये ऐसा, ये जनरली डाउट आया था कि सर नोबल गैस बन गया तो क्या आयनेशन पोटेंशियल का जो आपने रूल लिखा था कि सक्सेसिव हमेशा इंक्रीज होते हैं, वो यहाँ पे वायलेट होगा कि नहीं? नहीं, फिर से बोलो, कौन सा रूल? अगर आयनेशन, सक्सेसिव आयनेशन पोटेंशियल हमेशा इंक्रीज होगा आपने दिखाया था सर। हम्म, सक्सेसिव वाला ना? हाँ सर। हाँ, ये हमेशा इंक्रीज होगा। सर एक और क्वेश्चन है सर, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट इसमें भेज दूं कैसा, ग्रुप में? हाँ, भेजो ना। तो मतलब ऐसा सीक्वेंशियल रिएक्शन है सर, तो हाँ, बोलने से भेजो। ज्यादा बेटर है आप देख ही लो सर। भेज दिया सर। क्या है? SO2 से SO2Cl2 बताया। ये सर मतलब SO2 से अभी मतलब में CaSO4 का निकालना है सर। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है क्या, H2SO4? नहीं सर, यहाँ तब सेकंड इक्वेशन बैलेंस नहीं है सर, आपको मतलब 2HCl आई थिंक डालना पड़ेगा हाँ, सर। तो डाल देना। और 2H2O भी डालना पड़ेगा। हाँ। लेकिन फिर इफेक्ट नहीं कर रहा सर, क्यों ऐसे SOCl2 को और H2SO4 को। ये बैलेंस है CaSO4 + 2H2। अब सिंपल, हाउ मेनी ग्राम्स इज प्रोड्यूस फ्रॉम 3.78? सर तो जितना इसका मोल्स है उतना ही मोल CaSO4 भी बन ये जाएगा। SO2 कितना है? 64। 3.78 बाई, 1 मोल SO2 1 मोल बनाता है, तो ये भी कितना मोल बनाएगा? सर CaSO4 डायरेक्टली ऐसा आ जाएगा ना सर, मतलब 1 मोल। कितना मोल बनाएगा? 1 मोल बनाता है, 1 मोल H2SO4, तो H2SO4 भी कितना मोल बनेगा? सेम, 3.78/64। और 1 मोल बनाता है 1 मोल, ये अरे भी यार यही सब क्या? में तो वही बन रहा है।
into molecular weight. Sir 96 plus 40 136. हाँ कर लो, आंसर आ जाएगा। और बोलो। सब लोगों को याद है ना केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन निकालना, शेप निकालना, उन सब पर क्वेश्चंस आएगा। है ना? और बोलिए। सर एक और यही सीक्वेंशियल रिएक्शन पे क्वेश्चन है सर, स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज देता हूँ सर। हाँ बेटा। ये शायद C2H4 है। यस सर। सर ये फिर मतलब हमारा ये पॉलीमराइज हो जाता है सर एक्चुअली। तो यस सर। पॉलीमराइज हो जाता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ N होना चाहिए, इन्होंने गलत दिया है, फिर यहाँ N होना चाहिए। अगर पॉलीमराइज होता तो यही ना क्वेश्चन बैलेंस होगा। यस सर 2 के साथ तो मतलब n का वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगा सर। फिक्स हो जाएगा। अच्छा पूछ क्या रहा है? सर यील्ड ऑफ स्टेप 1 पॉलीथीन, अच्छा 100%। 12 ग्राम, 24 ग्राम कार्बन है, तो बताओ कितना ग्राम है, कितना मोल है कार्बन? सर सर 2 मोल। 2 मोल है सर। और फिर ये 1 मोल बन जाएगा फिर तो 2 C2H4। मोल के हिसाब से अगर 1 बनना चाहिए तो यहाँ पर भी 1 मोल बनना चाहिए था। यस सर 100% यील्ड है सर। लेकिन हाँ वेरी गुड, 1 मोल बन गया। अब यहाँ पर N मोल के हिसाब से 1 बनता है, तो 1 मोल के हिसाब से कितना बनना चाहिए? 1 बनना चाहिए बट 25% यील्ड है सर। 1/N मोल बना होगा। N मोल्स के हिसाब से 1 बनना चाहिए, तो 1 मोल के हिसाब से 1/N मोल पॉलिथीन बना होगा। बट 25% यील्ड है, तो एक्चुअली में 1/4 मोल बना होगा। यस सर। तो वेट में कितना बना होगा? 1/4N इंटू C2H4N का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बताओ? सर 28 into n। 7 होगा आंसर। सर 7 है ना आंसर सर। हाँ सर इन लोगों ने आई मीन 14 दिया है सर आंसर। रुको करने दो। नहीं सर इन्होंने 7 ही दिया है सर, 7 ही दिया। है ना? ठीक है यस चलो। सर ठीक है सर। और बोलो। सर और फिर मतलब 20। यस सर इसको भी स्क्रीनशॉट भेज ही देता हूँ सर। हाँ भैया। क्या है 256 ग्राम सैंपल? यस सर। सर आपने 1/4 क्यों किया था पिछले क्वेश्चन में? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था परसेंटेज यील्ड इस रिएक्शन का 25%। 25% यील्ड बोलने का क्या मतलब है कि अगर 1/N मोल बनना चाहिए तो रियलिटी में उसका सिर्फ 25% बना है, 25/100। ओके सर मैंने वो मिस कर दिया। ठीक है। यस सर। अच्छा और कौन सा है? ये वाला है 256 ग्राम सैंपल ऑफ impure SO2 contains 32 gram of sulfur.
रुको यार, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रुको। 256 ग्राम सैंपल ऑफ इम्प्योर SO2 है। सर इसमें एक्चुअली 64 ग्राम्स होना चाहिए था। नहीं, कंटेन्स 32 ग्राम ऑफ सल्फर। ओके, हाँ ऐसे कर लेते हैं। यस सर, हाँ, 128 अगर ग्राम्स होना पूरा चाहिए। प्योर होता, अगर पूरा प्योर होता, यस, अगर पूरा प्योर होता तो ऐसे कर लेते हैं ना। 32 ग्राम सल्फर को के लिए कितना ग्राम SO2 में मिलेगा? सर 64 ग्राम। सर 64 ग्राम। तो 256 के लिए हमें फिर 128 तो जरूर मिलना यहाँ पर जरूर 64 ग्राम SO2 मौजूद होगा। यस सर। अरे 32 ग्राम सल्फर तो 64 ग्राम SO2 में मिलता है, और यस अगर सर। 32 ग्राम सल्फर उसको मिल रहा है तो जरूर यहाँ पर एक्चुअली में 64 ग्राम SO2 होगा अंदर में। मतलब कितना? 256 ग्राम, 256 ग्राम में से ओनली 64 ग्राम इज प्योर। सो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल कितना होगा? सर 1/4 into 100। दैट इज 25 ना। यस सर, एंड अभी दिस इज इसका इक्वल टू दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बोला है सर। आंसर x 5 स्क्वायर। दिया होगा। देखो तो आंसर कितना दिया। सर आंसर सबका गलत है सर। आंसर दिया है कुछ 23 सर। अरे सबका गलत यार, दिया है। सबका गलत मतलब 23 आंसर दिया है। यस सर, तो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ने 5 मार्क किया होगा सर, तो मतलब सर इसका ऐसा परसेंटेज 32.08 पीपल ने अटेम्प्ट किया है और 32.08 पीपल ने गलत किया है, और आंसर 23 दिया है। रुको यार, सर आंसर क्वेश्चन पे मतलब पेपर के हिसाब से 23 है सर। सर अभी 23 कैसे पॉसिबल है सर? ये सबसे पहला क्वेश्चन है सर। 469% प्योरिटी है सर फिर ये। हाँ वो भी तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत। परसेंटेज प्योरिटी 100 से ऊपर कैसे आ जाएगा? गलत है, गलत है आंसर। यस सर, आंसर इतना ही था 5 ही होगा। डाउट सर। 5 से ऊपर ही होगा। और बताओ कुछ। हो गया सर। हो गया। अच्छा, कुछ बातें फिर रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा सुन लो अपना, जो जो मुझे याद आ रहा है सब लोग जनरल रिवीजन कर लो। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन मालूम ही होगा। HV इज इक्वल टू कितना? काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला। VS यहाँ पर क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल याद रखना। फॉर्मूला एक बार देख लो, पूरा चीज बताया था ताकि एक बार कल हो जाए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में और क्या आ सकता है? बोर मॉडल पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, रेडियस का फॉर्मूला याद रख लेना, n²h²/4π² m kz²। वेलोसिटी निकालने आना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू z/n, है ना? प्रोपोर्शनल En किसके प्रोपोर्शनल है? ये तो याद ही रख लो, -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। रेडियस, वेलोसिटी, स्पीड, इस सब का फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद MVR, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना है? MVR किसके बराबर है? NH/2π। अच्छा, फिर उसके बाद बोर मॉडल पे तो कितने नंबर ऑफ लाइंस, अगर कोई हायर स्टेट n से 1 पे आता है तो कितने नंबर ऑफ लाइंस मैक्सिमम? जैसे 5 से 1 आता है तो याद है कितने? 5 × 4/2, 10 लाइंस। ये भी याद रखना। बोर मॉडल पे फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी। हाँ, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, ये याद आ रहा है ना? डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे फॉर्मूला क्या होता था? कोई भी पार्टिकल अगर मूव करेगा तो λh/mv
h बाई v। इसमें भी अगर एक पार्टिकल को, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक्सेलरेट किया गया अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस, तो ev किसके बराबर होगा? तो वेलोसिटी किसके बराबर होगा? 2ev बाई m का रूट। लैम्डा कितना लेंगे? This is what? This is the de Broglie wavelength of an electron that is accelerated by a potential difference of v volt. This is not velocity, this is volt. और मान लो अगर n इज इक्वल टू 5 है तो उसमें कितने वेव्स बनेंगे? डी ब्रॉगली ने क्या बोला था? अगर n इज इक्वल टू 5 है तो कितने वेव्स बनेंगे? 1 5 2 3 4 5। अगर 5 है तो 5 वेव्स बनेंगे। मैं बेसिक फॉर्मूला जो एक बार सुन लो, पूरा रिवाइज हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। अच्छा, उसके बाद डी ब्रॉगली पे इतना ही क्वेश्चन आएगा यार तुमसे, यही 3 फॉर्मूले पर आएगा, ठीक है ना? वी दिया रहेगा, वेव्स का दिया, हाँ एक और क्वेश्चन ये ऐसे भी आता था। अगर इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो बोलेगा इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? बोर ऑर्बिट है तो आप क्या लगाओगे? mvr किसके बराबर होगा? nh बाई 2 पाई। लैम्डा किसके बराबर? ये कितना होगा? h बाई एम वी, 2 पाई r बाई n। r यहाँ पर क्या है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है? जो वो ऑर्बिट है उसका फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस या रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इंटू n स्क्वायर। ठीक है, तो लैम्डा का फॉर्मूला 2 पाई बाई n इंटू r1 इंटू n स्क्वायर। r1 क्या है? वो कंसर्न्ड एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। तो आंसर 2 पाई r1 n। r1 is the radius of the first orbit of the atom in question। बोलो कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? इस पर भी एक क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स पर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कुछ कुछ चीजें बता देता हूं। एन क्या बताता है? साइज एंड एनर्जी। एल क्या बताता है? शेप। एम क्या बताता है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन। एस तो एक सिंपल स्पिन क्वांटम नंबर है, कुछ बताता नहीं, एक्सपेरिमेंट से पता चला है। इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? बस फैक्चुअल बातें सुन लो। एन एल एम के बारे में, अगर ईच वैल्यू ऑफ एन, एल क्या क्या हो सकता है? 0 से लेकर के n-1। ईच वैल्यू ऑफ एल, एम क्या क्या हो सकता है? और स्पिन क्वांटम नंबर्स तो प्लस हाफ माइनस हाफ होते ही है। इनमें से पॉलीज ने सॉरी श्रोडिंगर ने कौन सा 3 दिया था? ये श्रोडिंगर ने दिया था। ये आगे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, कोई एक्सपेरिमेंट था, उससे पता चला था कि स्पिन क्वांटम नंबर करके भी एक चीज है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये श्रोडिंगर ने दिया था। आगे बढ़ो, सबके शेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। L0 मतलब कौन सा सबशेल? S। शेप स्फेरिकल। स्फेरिकल। L इज इक्वल टू 1 मतलब P डम्बल। L इज इक्वल टू 2 मतलब D डबल डम्बल।
ठीक है, सबके नोडल प्लेन याद रख लेना। एस सब शेल का तो कोई नोडल प्लेन नहीं, पी सब शेल का नोडल प्लेन होता है। अब डिपेंड करता है कौन सा पूछा जा रहा है। अगर ये पी एक्स है तो वाई जेड नोडल प्लेन है, पी वाई है तो एक्स जेड नोडल प्लेन है, पी जेड है तो एक्स वाई नोडल प्लेन है। और L इज इक्वल टू 2 के होते हैं दो नोडल प्लेन्स। ठीक है, ये भी जैसे ये वाला तुम्हारा डी एक्स वाई है, तो ये दोनों नोडल प्लेन्स हैं। कौन कौन से? एक्स जेड एंड वाई जेड। क्लियर है? ऐसे डी कितने होते हैं? 5 होते हैं। अच्छा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? हर एक में कितने आ सकते हैं? हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2। एक डी जेड स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर के बारे में याद है कैसा शेप था? और ये थोड़ा सा एंगुलर कोन्स थे, इनको नोडल कोन्स बोलते हैं। सबको क्लियर ये बात? और इसके बारे में, अच्छा, इनके बारे में शेप हो गया, नोडल प्लेन आ गया, स्फेरिकल हो गया, सबशेल का शेप, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप, ये एक्सियल है। इलेक्ट्रॉन के लोब्स क्या है? इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इन लोब्स में, और यहाँ पर इधर ऐसी सबका देख लेना, 5 होते हैं अपना। ठीक है, सिमिलरली अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में फाइनली आता है क्वेश्चंस थोड़ा सा, हाँ, एस ऑर्बिटल क्या है? नॉन डायरेक्शनल। और एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ, याद है फैक्चुअल पॉइंट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। क्लियर एवरीवन? उसके बाद तुम्हारा वेव फंक्शन के ग्राफ्स बनाने आने चाहिए। सबको ग्राफ बनाने आता है ना? यस सर। जैसे साई आर वर्सेस आर है, ग्राफ एक बार देख लेना। 1s ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल के लिए हमेशा यहां से स्टार्ट होगा। 2s ऑर्बिटल के लिए कहां से स्टार्ट होगा वो भी? अच्छा, 2p के लिए कहां से स्टार्ट होगा? सो 2s के लिए, अच्छा 2p करते हैं सर, 2p के लिए यहां से स्टार्ट होगा। और इसमें भी रेडियल नोड्स गिन लेना कितने हैं? n माइनस एल माइनस 1। एल कितना है? बहुत सारे ग्राफ्स हम लोगों ने किए थे। 3s ऑर्बिटल के लिए कैसे बनाओगे? मान लो 2s ऑर्बिटल के लिए बना रहा हूं, कैसे बनाओगे? 2s के लिए 2 माइनस 0 माइनस 1 1 आएगा, तो एक बार कटेगा, बस एक बार कटेगा बस। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट क्या सुनते रहो, रिवाइज करो। स्क्रीनशॉट क्या, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा। जैसे मान लो साइड, अगर मुझे 3s ऑर्बिटल का बनाना है, बताओ कैसा? यहीं से स्टार्ट करोगे, पहले एक बार कटेगा, फिर दूसरी बार कटेगा, पीक्स कम होते जाएंगे। यहीं पर साई स्क्वायर आर का ग्राफ बनाना हो 3s ऑर्बिटल के लिए, कैसे बनाओगे? साई स्क्वायर आर में बस यही काम करना है, इसको 2 बार कटेगा ना, ऐसे करना। ठीक है, और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर के लिए याद आ रहा है, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और यहां पर पीक्स क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे।
बढ़ते जाएंगे। ग्राफ देकर पूछेगा कौन सा है, तो ग्राफ देकर रेडियल नोड्स देख लेना, जितने रेडियल नोड्स होंगे वही ग्राफ होगा। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला जैसे 4f ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड्स, तो 4 माइनस 3 माइनस 1 0। 3d में कितना, 3 माइनस 2 माइनस 1 0। ठीक है। ग्राफ पर क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते हैं। ग्राफ पर तुमसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई करो ग्राफ, यू शुड नो द ग्राफ, समझ में आ जाएगा तुमको ग्राफ देखकर। ठीक है। आफ्टर दैट अगर कभी भी वेव फंक्शन दिया होगा तो उसके रेडियल नोड्स कैसे निकालोगे, याद है? साइ स्क्वायर आर को क्या करेंगे, 0, और सॉल्व करेंगे आर। ओरिजिन को रेडियल नोड नहीं लेते हैं। ठीक है। अच्छा, डीजेनरेसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा रूल पे चल जाते हैं। ऑफ बॉय प्रिंसिपल क्या बोलता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को पहले भरा जाता है। लोअर एनर्जी को भरने का तरीका, किस हाइड्रोजन एटम के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, ओनली ऑन एन वैल्यू। मतलब एन वैल्यू जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए किस पर डिपेंड करेगा एनर्जी, एन प्लस एल। एन प्लस एल जितना कम एनर्जी उतना कम। और अगर एन प्लस एल वैल्यू भी कम आ गया, सॉरी सेम आ गया, देन लोअर वैल्यू ऑफ एन लोअर एनर्जी। जैसे पूछेगा 3D 4s में बताओ किसका एनर्जी ज्यादा, राहुल डिपेंड करता है मिट्टी में कौन सा आएगा, दोनों नहीं बता सकता राहुल। इसमें 360 होते हैं जनरली, 180 का ज्यादातर होता है, बाकी अब क्या करेगा पता नहीं। 3D 4s में किसका, इसका एन प्लस एल वैल्यू, एनर्जी किसका ज्यादा, इस वाले का ज्यादा। ठीक है। ऑफ बॉय प्रिंसिपल क्या बोलता है, लोअर एनर्जी लेवल्स को पहले भरना है, लोअर एनर्जी लेवल्स पहले भरना है। उसका एक सीरीज था। ठीक है। उसके बाद आता है हंड्स रूल। हंड्स रूल क्या बोलता है कि मान लो अगर तुमने भरना है कार्बन को, अब तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हंड्स रूल क्या बोलता है, अब ऐसे भरना स्टार्ट करोगे, और जिस पिन से आपने स्टार्ट किया था उसी पिन से। ये करेक्ट है, ये गलत तरीका है। ये गलत तरीका है कि दोनों एक ही में आ जाए, ये भी गलत, ये सब गलत। नाइट्रोजन कैसे भरोगे, नाइट्रोजन ऐसे भी भर सकते हो, चलेगा, ऐसे भी भर सकते हो। आपको मल्टीप्लिसिटी को क्या रखना है, मैक्सिमम। मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला याद है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला 2 इंटू मॉड ऑफ एस प्लस 1, मॉड वैल्यू मतलब मॉड ऑफ टोटल स्पिन, या फिर एक और फॉर्मूला है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर प्लस 1। आपको मल्टीप्लिसिटी को मैक्सिमम रखना है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जब भरते हो तो उनको आपको क्या करना है, आपको सिंगली भरना है। दिस इज हंड्स रूल।
और पॉलीज रूल क्या बोलता है, ऐसे नहीं भर सकते। आप किसी ऑर्बिटल को ऐसे नहीं भर सकते, गलत तरीका है। क्यों? बिकॉज इसमें दोनों ऑर्बिटल्स के क्वांटम नंबर्स क्या हैं, ये नहीं हो सकता, गलत। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है। फाइनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा तो कैसे करते हैं? जैसे पूछेगा मैग्नेटिक मोमेंट Fe3+ का निकालिए, तो पहले Fe का ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, हाँ सर। 3 4 5 6 3d6 4s2। उसके बाद क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, पहले 4s से निकालेंगे, फिर एक यहां से निकालेंगे। ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट इज फॉर्मूला। सर 1 मिनट, लास्ट पेज दिखा सकते हैं क्या? ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला रूट ऑफ n इंटू n+2 bm। bm मतलब यूनिट है, उससे मतलब नहीं है। n यहाँ पर क्या है, तो Fe3+ क्या होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, बोलो कोई डाउट? ऐसी तुमको निकालना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर सिंपल सा है, फॉर्मूला एक बार देख लेना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बोर मॉडल के फॉर्मूले देखना आज, ठीक है ना? फॉर्मूले देखो पूरा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्मूला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा हाँ, ग्राफ भी एक बनी लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, ये y एक्सिस में डाल दो और मान लो v x एक्सिस में, तो कौन सा ग्राफ, कैसा ग्राफ बनेगा इसका, याद आ रहा है? ये यहां से स्टार्ट करेगा, और ये क्या है, ये पॉइंट v0 मतलब ठीक है। डीजेनरेसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रो एनर्जी, जैसे हाइड्रोजन एटम के सेकेंड शेल का डीजेनरेसी, सेकेंड शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, 2s एनर्जी में सेम होगा 2px 2py 2pz, बिकॉज सिर्फ n वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो कितने ऐसे ऑर्बिटल्स हैं सेम एनर्जी लेवल के, 4, तो डीजेनरेसी हो जाएगा 4। चलो थोड़ा सा ये करा देता हूँ, पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन केसेस पे जाओ, वही सही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं इंपॉर्टेंट वाले, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन फ्लोरीन में किसका ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन का, बट क्लोरीन का ज्यादा होता है। अपने सीरीज में तो ऑक्सीजन सबसे लास्ट होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ एलिमेंट्स के नेगेटिव भी होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, याद है कौन कौन से थे, याद है पीरियोडिक टेबल में, नोबल गैसेस, बेरिलियम मैग्नीशियम, नाइट्रोजन था और बेरिलियम मैग्नीशियम। इन सब का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डालना मुश्किल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डालना पहली बार पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन दूसरी बार सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन एडिशन
दिस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ये हमेशा एंडोथर्मिक होता है क्योंकि पहले से एक चार्ज आ चुका है तो अब रिपल्शन करता है, मतलब O माइनस गैस पर दोबारा इलेक्ट्रॉन डालना, ये हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस। हमेशा कोई भी हो, पहली बार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में ज्यादा तो एक्सेप्शनल केसेस में यही है। अच्छा इधर देख लेते हैं तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी में कौन कौन से केसेस हैं एक्सेप्शनल। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा है, रीजन? बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा है, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा है, जबकि अलोंग द साइज जाने से क्या होना चाहिए, अलोंग द पीरियड बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए था। रीजन किसी को याद आ रहा है? पेनिट्रेशन इफेक्ट। और नहीं, हाँ पेनिट्रेशन इफेक्ट। बेरिलियम में क्या था याद है? 1s2 2s2, और बोरॉन में है 1s2 2s2 2p1। याद आ रहा है सबको? 2s से 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान है बिकॉज पेनिट्रेशन पावर ऑफ 2s ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन 2p ऑर्बिटल, ठीक है। सिमिलरली और कोई एक्सेप्शन, ज्यादातर तो इसमें ही आपसे पूछा जाता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा, बेरिलियम का बोरॉन, मैग्नीशियम का। सर ग्रुप 13 में भी तो है क्या हुआ? ये अपना आयनाइजेशन एनर्जी में ग्रुप 13 में काफी एक्सेप्शन है। हाँ उसमें भी एक्सेप्शन है, उसमें भी, बट उसका नहीं आता है उसका ज्यादातर। उसका भी देख सकते हो चार्ट में, बट देख लेना उसका भी। अभी पीरियोडिक टेबल में देख लो ना, ग्रुप 13 का कौन सा था याद है? मुझे थोड़ा याद नहीं आता। नहीं आता। हाँ सर मेरे को याद है, बोरॉन मतलब उसमें तो ऐसा है बोलना। आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन इज ग्रेटर देन Tl इज ग्रेटर देन Ag इज ग्रेटर देन Al इज ग्रेटर देन In बोरॉन के बाद कौन ट्रांजिशन आ रहा है? लैंथोनाइड कॉम्प्लेक्स। बोरॉन के बाद आएगा थैलियम आ रहा है Tl। हाँ उसमें बताया था, रुको मैं देख ही लेता हूँ। हाँ ये थोड़े फैक्चुअल रहते हैं, इनको याद ही रखना पड़ता है। ट्रांजिशन एंड लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। हाँ बताता हूँ, रुकना मैं देख कर बता ही देता हूँ। इंपॉर्टेंट वाले तो बता दी, ध्यान से अभी देख लो, कल इंपॉर्टेंट वाले इन्हीं सब में आते हैं। बाकी तो एक बार पढ़ाई करके जाना ही है, वो तो सच बात है, तो रिवाइज कर लो। सर हमारा कल पेपर है कि परसों है, वो समझ में नहीं आ रहा है। एक सैटरडे दोनों दिन कल, है कल है ना? सर, कब कल है? भी है और परसों भी, मतलब परसों आपके भी ऊपर है। आते हैं सर, तो दोनों। हाँ अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन का सबसे ज्यादा हो जाता है, यस, फिर थैलियम आ जाता है, वेरी गुड, फिर 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 गैलियम गैलियम, आ जाता है, फिर Al और फिर In। यस। टीन और लेड में भी याद है, मैंने बताया होगा, टीन लेड में भी सबसे ज्यादा कार्बन है, उसके बाद सीधा सिलिकॉन है, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, Pb और Sn। हाँ वेरी गुड, याद है, यस, इतना याद कर लो, इनफ है, ठीक है। इतना याद कर लो, इतना इनफ। अच्छा उसके बाद लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन याद आना चाहिए, लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन याद आ रहा है क्या था? वही टाइटेनियम, जिरकॉनियम, हैफनियम है, तो साइज में ये चलते रहता है, ये पूरा चलते रहेगा यहाँ तक। जिरकॉनियम हैफनियम के बराबर हो जाता है, ये दोनों टाइटेनियम से तो बड़े हैं, बट ये चलते रहेगा पूरे सीरीज में। क्यों? बिकॉज एफ ऑर्बिटल आ जाते F हैं, एंड एफ बेकार ऑर्बिटल है, आर शील्ड है। हाँ वेरी पुअर शील्डर्स। फिर साइज में एक और है, अलोंग द पीरियड जाते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, कौन सा, बोरॉन, कार्बन, नहीं क्या होना था, कार्बन ही आता है ना, हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस पीरियड में सबसे बड़ा, सॉरी, हाँ सबसे हाँ बड़ा सर, मास नियॉन है। नियॉन का हो जाता है, याद है? बिकॉज यहाँ पर कौन सा रेडियस पर वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस बोलते हैं। सर डी ब्लॉक में एक और है।
हाँ डी ब्लॉक में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कुछ हद तक तो यहाँ तक क्या करेगा, थोड़ा डिक्रीज करता है, डिक्रीज। उसके बाद यहाँ तक कांस्टेंट, और फिर इंक्रीज। ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और कॉपर जिंक का याद रखना, कॉपर जिंक में ज्यादा कौन होना चाहिए था, कॉपर का बड़ा, बट हो जाता है जिंक का बड़ा। स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गया, आयनाइजेशन हो गई, साइज के बारे में बात। हाँ ये सब तो मालूम ही होगा। आयन का रेडियस, आयनिक रेडियस में कटायन का साइज हमेशा क्या होता है, पेरेंट एटम से क्या होता है, छोटा होता छोटा है। रहता और है, अनायन का साइज हमेशा क्या होता है, बड़ा रहता है। बड़ा होता है। ये सब तो मालूम होना चाहिए, मालूम है सर। है ना। ये तो सिंपल सा बात है साइज के बारे में। और तो सर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्वेश्चन आते हैं क्या कुछ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा तो नहीं मतलब वो ना फॉर्मूला ना। यूज करने वाले, हाँ नहीं मतलब नहीं, लॉजिक वाले तो याद कर ठीक है। लेना। देखो यार, अभी तो सिंपल सा बात है, अभी टॉपिक ही 4 हुए हैं, तो पूछने को तो पूछ सकता है, बट जब बहुत टॉपिक्स हो जाते हैं तब ये सब चीजें तो गायब। उसके पास पूछने के लिए सबसे बहुत भी अच्छी, इम्पोर्टेंट। हाँ तब तो फिर इम्पोर्टेंट ही वाले आते हैं। अभी चूंकि 4 चैप्टर है तो पेपर भी कैसे सेट होगा, यही सब पूछ लेता है। बट जब पूरे चैप्टर हो जाते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना, यही सब बता देता हूँ उसी में, देख लो। और आयनिक रेडियस हो गया, कटायन रेडियस हो गया। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है हमेशा, IEN हमेशा बड़ा होगा IEN-1 से एंड सो ऑन, हमेशा। ठीक है। और जहां पर सडन जंप आएगा, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ मतलब वहां पर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो चुका है, मतलब अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं, वो नोबेल गैस में जाने वाला है, नोबेल गैस अटेन हो चुका है, इसीलिए वो हटना नहीं चाह रहा है, बहुत सडन जंप आ गया है। ठीक है। I1 के बारे में। पेनिट्रेशन इफेक्ट के बारे में कहानी क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट किसको बोलते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में हाउ क्लोज एन इलेक्ट्रॉन अप्रोच अप्रोचेज अ न्यूक्लियस। और इसका मैंने कहानी बताया था, 2s का अगर बनाओगे 2s का ऐसा दिखाई पड़ेगा और 2p का ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो ज्यादा दिख तो रहा है कि ज्यादा ये 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूरी पर है न्यूक्लियस से, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी है, छोटे से हम्प में, यहाँ पर भी तो रहेगा। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन के आने की प्रोबेबिलिटी आती है, तो ओवरऑल एवरेज में जीत जाता है 2s, और इसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर इस हम्प में रहेगा तो इट विल अप्रोच वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये ओरिजिन है ना, और न्यूक्लियस का पॉइंट, तो न्यूक्लियस से अगर बहुत पास रहेगा तो इसी जिसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर 2s का ज्यादा हो जाता है 2p से। ठीक है। उसके बाद अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे स्केल सब एक बार देख लेना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। क्लोरीन में ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा नाइट्रोजन का हल्का सा ज्यादा। वैल्यूज याद करने का है क्या नहीं वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का? नहीं वैल्यू ज्यादा रखने का नहीं। ठीक है सर। मलिकन स्केल का फॉर्मूला याद रख लेना। वैसे क्या था स्केल का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस, है ना, बताया था ना, फॉर्मूला एक बार देख लेना। और पॉलिंग स्केल और मलिकन स्केल में कुछ था, 2.8 का था ना कुछ, वो देख लेना एक बार। मलिकन स्केल पर दिया है तो पॉलिंग स्केल पर जो 2.8 वाला आता है। उसके बाद हाँ, MOH वाला बॉन्ड जो है, अच्छा अगर ये ऐसे टूटा, इसका मतलब कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है।
ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जरूर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल HOCl, ज्यादा पोलर बॉन्ड ये है, तो इसीलिए कैसे टूटता है ये H+ और OCl-। और अगर बॉन्ड को ऐसे टूटना होगा तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होना चाहिए, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एग्जाम्पल NaOH। स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, फिर हाइड्रेशन एनर्जी मालूम है किस पर डिपेंड करता है? चार्ज ऑफ आयन। चार्ज बाय साइज। जैसे B2+ और Mg2+ में ज्यादा किसका? Li+ और Na+ में किसका? इसलिए तो लिथियम क्या है याद है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन सॉल्यूशन। लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूस एजेंट था एक्वस मीडियम में। क्यों? बिकॉज Li से इलेक्ट्रॉन निकालने में तो एनर्जी लगता है, बट जब वो Li+ पानी में जाता है तो अच्छा खासा एनर्जी रिलीज होता है। एक्वस रेडियस भी इसका ही सबसे बड़ा होता है। हाँ, एक्वस रेडियस भी अगर पूछेगा, एक्वस रेडियस पूछेगा तो आप Li+ का ही आंसर दोगे। आयनिक मोबिलिटी पूछेगा तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक आता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होता था? जो क्रिस्टल लैटिस है, कटायन अनायन कटायन अनायन कटायन अनायन, इनको पूरा का पूरा कंस्टिट्यूएंट अनायंस में ब्रेक करना, पूरा अलग, पूरा तोड़ देना, डिस्ट्रॉय। तो इस प्रोसेस में जो आपको एनर्जी लगा 1 मोल लेना है और पूरा आइसोलेटेड गैसेस आयंस बना देना है। लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? K(Q1 Q2/R²। जैसे NaCl और KCl में लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा याद है? NaCl का ज्यादा NaCl है। का। वाई? बिकॉज यहाँ पर रेडियस कम है। ठीक है। मैंने पीरियोडिक टेबल का भी एक बार, मुझे लग रहा है पूरा एक बार बता दिया। शील्डिंग इफेक्ट याद आ रहा है? शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? ये न्यूक्लियस है, जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं? वो इस आउटरमोस्ट Repulsion, इलेक्ट्रॉन को बचाते हैं। किससे बचाते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। मतलब ये जितना का एक्चुअल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, नॉट ड्यू टू अ फुल प्रोटॉन। मतलब अगर यहाँ पर 3 एटॉमिक नंबर है तो इसको ऐसा नहीं लगता है कि 3 प्रोटॉन के कारण फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, थोड़ा उससे कम हो जाता है। क्यों? अंदर वाले थोड़ा सा उसको बचा लेते हैं। अब यही अंदर वाले अगर D और F हो जाएं तो ये बहुत पुअर शील्डर्स हो जाते हैं। पुअर शील्डर्स का भी कहानी बताया था, पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होता है D और F का, या फिर इनका शेप खुद डिफ्यूज होता है। ये दूसरे को क्या बताएंगे, खुद ही इनके पास इतने लोब्स हैं।
डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए 4 जगह दिए हुए हो, इधर भी रह सकते हो, उधर भी रह सकते हो, तो क्या ही बचाएगा वो, तो खुद ही आराम से डिफ्यूज शेप है, ये भी रीजन दे सकते हो। सबसे ज्यादा एस बचाता है, एस एंड पी आर वेरी गुड शिल्डर्स। स्क्रीनशॉट ले लो। स्लेटर्स रूल सबको आता है ना, बहुत क्वेश्चन किए थे स्लेटर्स रूल हाँ पे, सर। आता है ना, देख लेना एक बार स्लेटर्स रूल। वैसे वो जेई एडवांस के सिलेबस में है नहीं, आईटी में ये नहीं है, जेई मेन में पूछता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अच्छा, कमिंग टू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग पर क्या क्वेश्चन आएगा यार? केमिकल बॉन्डिंग पे सबसे पहले तो आएगा शेप। सबको शेप बनाने आता है ना? शेप के लिए क्या डिसाइड करोगे सबसे पहले? हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद प्लेसमेंट करोगे लोन पेयर का, डिपेंड करेगा कहाँ कहाँ लोन पेयर जाएगा। जैसे याद है ट्राइगोनल बाइपिरियड में लोन पेयर कहाँ रखना है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहाँ पहले प्रेफर करेंगे? एक्सियल। एक्सियल। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एक्सियल प्रेफर करेंगे पहले। मान लो पी सीएल PF2Cl3 है, PCl2F3 है, तो पहले Cl डालोगे, बाद में FF डालोगे। ऑक्टेहेड्रल में कहाँ जाएगा लोन पेयर? ऑक्टेहेड्रल में लोन पेयर कहीं भी डाल दो, कोई फर्क नहीं है, कहीं भी डाल दो। बट अगर 2 लोन पेयर है तो कहाँ जाएगा? एक्सियल, मतलब एक्सियल इधर कुछ होता नहीं। हाँ, तुम ऐसे समझो, ऑपोजिट। हाँ। अगर मान लो एक मल्टीपल बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, कहाँ जाएगा? ऑब्वियस बात है, मल्टीपल बॉन्ड के जस्ट ऑपोजिट। क्यों? इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में शेप पर बहुत क्वेश्चंस आएंगे यार, ठीक है ना, शेप पर बहुत आता है, देख लेना। एक बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिया हूँ। I3- का शेप, लीनियर शेप आना चाहिए, ClF3 का शेप, T शेप, है ना। और कौन सा, और कौन सा? सर एक बार ऑर्गेनिक का बताओ ना मेरे को, सारा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का का ज्यादा मेरे नहीं को आएगा, है। ऑर्गेनिक का नहीं आएगा ज्यादा, मत चिंता करो। ऑर्गेनिक का कुछ कुछ मॉलिक्यूल देख ले, मतलब ज्यादा जितना है उतना जान ले, जैसे बाकी वो उसके शेप्स। डाइक्रोम बेंजीन करके है, हाँ, जैसे ये हो उसमें वो भी गया चीज है। ऑर्थोक्लोरोटोलिन, ये मेटाक्लोरोटोलिन। मतलब ऑर्गेनिक में तो ऐसे बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड पूछ दे तो ठीक है। पैराक्लोरो, डाइप्रोमेट निकालने आता है ना? हाँ सर, वो ट्रांस टू ब्यूटेन और सिस टू ब्यूटेन भी तो है। हाँ, ट्रांस कैसा होता है? ट्रांस होगा ऐसा, CH अपोजिट रहता है। हाँ ऑपोजिट रहता है, ट्रांस होता है। मेरे हिसाब से तो नहीं पूछना चाहिए यार, जो भी सेट कर रहा है, कि ये तो बच्चे पढ़े ही नहीं है, और सिस दोनों सेम साइड। ठीक है ना, इसमें तो कैंसिल आउट कर देगा डाइपोल मोमेंट, ये sp2 है, ये sp3 है, तो इसका तो नेट 0 होता है, इसमें कैंसिल आउट नहीं करेगा। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q/D। यूनिट क्या होता है इसका? ऐसा यूनिट तो कूलम कूलम मीटर मीटर, ही होता है, कभी कभी डेबी भी होता है। डेबी भी होता है। हाँ, डी, और 1D कितना? 3.33 ना कुछ तो था। 10⁻30 किलोमीटर, ये भी होता है। कभी कभी पूछता है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो क्या करोगे? ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट बाई
Had एक्चुअल, been. एक्चुअल मतलब अगर बॉन्ड लेंथ होता और आयनिक होता, कंसिडरिंग टू बी परफेक्टली आयनिक, तब कितना डी लेते, क्यू कितना लेते, 1.6 हाँ सर, into 10 power 1.6 minus 19, considering it to be purely ionic into 100. आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो। शेप्स के बारे में देख लें, देखो शेप्स देख लेना यार, बॉन्ड एंगल तो जितना मैंने कराया है ना, मुझे लगता है उससे ज्यादा तो वो नहीं पूछेगा यार। ध्यान से देखना, बॉन्ड एंगल के नोट्स जाकर देख लो। बॉन्ड लेंथ जान तो कितने पैरामीटर्स कराए थे, बॉन्ड लेंथ जरूर जाकर देख लीजिए, मुझे तो लगता है उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बहुत करा दिया। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पैरामीटर्स पे हर टाइप का फ्लो चार्ट भी दे दिया था। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने आता है। बॉन्ड ऑर्डर का कहानी, जैसे कि CO3 2- आ गया, 1 + π/σ 1.33. SO4 Sir, 1 2- 1 + 2/4 SeClO4-। तो CO3 माइनस मतलब 4.33 लिखा है। ओ सॉरी 1 + 3/4 पूछता है CO का, CO3 2- का, CO2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ पर 1.33 है, यहाँ पर 2 है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतना कम होता है, उतना कम होता है। तो बॉन्ड ठीक है, स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है, तो रेजोनेंस वाले क्वेश्चंस भी आने चाहिए। बैक बॉन्डिंग पे क्या बताए थे, बैक बॉन्डिंग का कहानी स्टार्ट हुआ था BF3 को समझ ही नहीं पाए थे, वहां पर बॉन्डिंग थोड़ा सा पार्शियल पाई आ गया था, मतलब बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व थोड़ा छोटा हो गया था। उन्होंने बोला कि यहाँ से थोड़ा इलेक्ट्रॉन चला गया है। कंडीशन क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल तो होने ही चाहिए, कहीं एक लोन पेयर होना चाहिए, और डोनर एटम और एक्सेप्टर में से क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए, या तो दोनों सेकंड, या एक सेकंड सेकंड, पीरियड, एक सेकंड थर्ड, या थर्ड। एक थर्ड, एक सेकंड। इसका बहुत फेमस एग्जांपल कौन सा था, याद है? अगर याद आ रहा हो तो यहाँ पर तो इतना ज्यादा अच्छा हो गया था कि यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज कर देता था। यहाँ पर पिरामिडल नहीं होता था, ट्रायगोनल पे प्लेनर हो जाता था। इतना अच्छा रिपल्शन की बैकबोन। वजह से रिपल्शन भी एक, ग्रुप हाँ, हाई ग्रुप रिपल्शन से 120 का एंगल मिल जाता था इसको। यहाँ पर तो एन का हाइब्रिडेशन ही चेंज, sp2। फिर और भी कई जगह हैं, हम लोगों ने देखा है बैक बॉन्डिंग, और भी बहुत जगह थे। BeH2 में भी, सॉरी BeCl2 में थोड़ा होगा, फिर और भी मैंने रीजंस बताए थे। हाँ, कहीं कहीं ये भी देखा था, OCl2 वाला केस याद है यार? उस क्लोरीन के पास ऑर्बिटल तो खाली है, बट यहाँ के लोन इलेक्ट्रॉन पेयर भी हैं एक्टिविटी जो ऑक्सीजन का ज्यादा है, इसलिए नहीं है। ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा होने के चांसेस कम है। मतलब ऐसे लोग को हेल्प ही क्यों किया जाए जो हेल्प चाहते भी नहीं है, और गाली दे प्लस रहा है में आपको। हाँ गाली भी दे रहा है, काम करने का जरूरत भी नहीं। जनरली OCl2 वाला केस ऐसा था बैक बॉन्डिंग में। बैक बॉन्डिंग में क्वेश्चन आएगा BF3, BCl3, BBr3, Bi3, सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन सा है? तो सबसे अच्छा लुईस एसिड मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। इलेक्ट्रॉन तो वही एक्सेप्ट करेगा अच्छे से जहां पर डोनेशन सबसे कम होगा, जिसका ऑर्बिटल बहुत खाली रहेगा। तो Bi3 बेचारा। आयोडीन तो चाह कर भी कुछ, ये दोनों तो ऐसे ही बर्बाद हैं, आयोडीन तो और बर्बाद है। जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन ऐसे भी, रीजन साइज डिफरेंस, 2 पीस ऑर्बिटल है, 5p और बर्बाद है, तो लुईस एसिड हो जाता है। इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है, क्यों? बिकॉज लोन पेयर तो यहाँ है ही नहीं, लोन पेयर तो चला गया, लोन पेयर तो सिलिकॉन के ऑर्बिटल में ही चला गया, ये भी एक फैक्टर है। स्क्रीनशॉट ले लो।
सर ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस भी है। हाँ, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस भी उसी का ज्यादा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा मैक्सिमम चीजें बॉन्ड एंगल देख लेना यार, मुझे उसमें बॉन्ड एंगल सब देख लेना। बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग तो पूरे नोट्स देख लो एक बार। एमओटी के बारे में क्या ही बताओ, एमओटी के बारे में तो आपको पूरा चीज जो बताया हूं, मुझे लग रहा है वो आपको जानना है। एसपी मिक्सिंग वाला याद है कैसे ऑर्डर लिखते थे? एसपी मिक्सिंग के साथ क्या होता था, थोड़ा सा चेंज हो जाता था कहानी। और कोई एसपी मिक्सिंग के बिना नो एसपी मिक्सिंग कहाँ करोगे, और एसपी मिक्सिंग कहाँ करोगे? ये सीरीज भरने आना चाहिए। हाँ, कौन सा बॉन्ड ऑर्डर का? हाँ, आवाज आ रहा है अभी, आवाज आ रहा है। ये एसपी मिक्सिंग के साथ आ ये रहा है। विदाउट आ रहा है ना। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अब पूछता है यार, C2 माइनस बताओ, ये सब बताओ, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 होता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हाईली अनस्टेबल है। पैरामैग्नेटिक डायमेट्रिक भी कैसे देखोगे, पैरामैग्नेटिक डायमेट्रिक भी ऐसे ही देख लेना पड़ेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन भरना है, ऑक्सीजन भरने के लिए क्या करेंगे, टोटल दो सीरीज लिखेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे? O2 प्लस कैसे बनाएंगे, O2 प्लस बनाने के लिए O2 में से ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी O2 और O में याद है किसका ज्यादा हो गया था, बहुत बार एमओटी ने मजाक उड़ाया, बीबीटी का याद आ रहा है। एक मजाक ये भी था कि ऑक्सीजन का ही ज्यादा था O2 से, N2 का भले ही ज्यादा था N से, Li2 का भले ही ज्यादा था लिथियम से। सर O2 और O का रीजन क्या था? उसका देखो डायग्राम बनाते थे, ऐसा बनता था ना, इसको अगर बनाएंगे एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाएंगे, ये चारों सिग्मा 2s हो गए। उसके बाद कैसा आता था, यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल आते थे, तो हम लोग कैसा बनाते थे, यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद क्या था 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा कि यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल इधर है ना, कि यहाँ से ज्यादा एनर्जी लगेगा। ज्यादा एनर्जी तो ज्यादा एनर्जी में नीचे ये है ना एटॉमिक ऑर्बिटल वाला, तो इसका मतलब यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा ऑक्सीजन का। समझा, याद आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, फिर पूरा कहानी, बहुत सारे कहानी सुनाए थे, याद आ रहा हो N2 के बारे में कहानी सुनाया था कि N2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पर पाई बॉन्ड ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, किससे, सिग्मा से। फिर O2 का इसमें बातें, O2 पैरामैग्नेटिक होता है,
बोलो, मैंने तो अपने हिसाब से सब चीजें एक बार रिवाइज करा दिया यार। बाकी अब देख लेना एक बार। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के बारे में NO2 का बॉन्ड एंगल याद रखना कितना होता है? (134). बाकी आराम से अब करो, मैं तो अपने हिसाब से पूरा कहानी। अच्छा, एक और लास्ट ना स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट मोल कॉन्सेप्ट के 3 फॉर्मूले बता देता हूँ। अच्छा, मोलैलिटी का फॉर्मूला एक और फॉर्मूला था, याद है? 500/9 था ना? मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला है क्या? 10 × PD/m डैश। P क्या है? ये सब याद आ रहा है? कल के लिए कैसा है प्रिपरेशन तुम लोग का? काम चलाओगे क्या? सर केमिकल बॉन्डिंग को प्रैक्टिस करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो पाया? ये सब फॉर्मूले, बाकी मोल कॉन्सेप्ट में तो और कुछ है नहीं। एवरेज आइसोटोपिक मास का फॉर्मूला Cl35 का मान लो P परसेंटेज है तो P × 35, और Cl37 का 100 - P × 37 अपॉन क्या 100। चलो बहुत हो गया तुम लोग, अब बताओ क्या करना है। मेरे हिसाब से तो मैंने अपना एक फास्ट रिवीजन करा दिया। हाँ बोलो सर। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, वो बता सकते हैं? हाँ सर। नहीं, वही जो बता दिया, केमिकल बॉन्डिंग से शेप सर आएगा पेपर यार, भी दे दीजिए ना उसका। केमिकल बॉन्डिंग से शेप आएगा, बता दिया। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ देख लो, बता तो दिया। तो वो एमसीक्यू में कैसे फ्रेम होगा सर? कैसे? कौन सा क्वेश्चन? शेप वाला शेप वाला? क्वेश्चन। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज टी शेप, 4 ऑप्शन दे देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अच्छा। हैव सेम शेप, विच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ भी आ सकता है। डज नॉट सेम शेप पे था ना? तो हाँ, सर कुछ भी। एडवांस मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी पे आएगा क्या? देखो उस मतलब पर कुछ भी ये आ भी सकता है, बट हाँ उस पर भी आ सकता है। एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही तो हम लोग ने PCl3F2 को इससे बनाया था। एडवांस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी यूज किया ना बॉन्ड लेंथ निकालते समय। यस सर। देखो पहला टेस्ट है तो मेरे ख्याल से उतना टफ लेवल अभी जाएगा नहीं। अगर आराम से नोट्स देखोगे ना, आराम से एक्सेप्शन और जितना रिवीजन में बोला हूँ, मेरे ख्याल से पहला टेस्ट है, उतना टफ नहीं है। लेकिन यस, करना तो सभी है। आगे जाकर के एक ही टेस्ट तो होगा नहीं, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा, टेस्ट का लेवल भी बढ़ेगा। पहली बार तो ठीक है, मेरे ख्याल से जैसा मुझे लग रहा है उतना नहीं पूछेगा। बट एवरीथिंग इन द नोट सभी पढ़ रहा है, पढ़ाई तो सभी कर रहा है। सर वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैसे निकालेंगे, वो तो बता सकते हैं? हाँ वो तो देखो, या तो जैसे मान लो PCl5 है तो कैसे करना है। सर आपका फॉर्मूला लगा के जल्दी आएगा। हाँ वही करो ना, क्वेश्चन 5 रिमाइंडर 0। रिमाइंडर बाय 2 क्या देता है? लोन पेयर्स ऑन दोनों सेंट्रल पेयर एटम। देते हैं। हाँ, और ये सिग्मा बॉन्ड देता है। सर यार एक और क्वेश्चन सर, कल मेंस का पेपर है और परसों एडवांस का पेपर है, तो कल मेन वाला पेपर भी देना है क्या? हाँ क्यों नहीं दोगे, 2 ऑप्शन टेस्ट का आदत डालो। आदत अभी से सर डालो ना, मेंस भी पर देना वो होगा। मेंस ये बैच के लिए, बैच सर लगता है मेंस आदित्य बैच के लिए। सिर्फ जेई एडवांस देगा। नहीं वो तो है, जो एडवांस तो देगा वो मेंस तो देगा ही। मेंस वाला भले एडवांस नहीं देगा, अगर कोई मेंस ही के लिए लिया है तो मेंस दो, ये है ये। अच्छा लेकिन अगर कोई एडवांस चाह रहा है तो एडवांस वाला तो मेंस भी देगा ही ना। अरे मेंस तो सभी देंगे, सिंपल सा बात है भाई। पहले एडवांस से पहले तो मेंस क्लियर करना है। ओके सर। मेंस सर तो इस सभी मेजर देंगे। टेस्ट से हाँ सर इस बोलो। मेजर टेस्ट से बैच सेग्रीगेशन होगा क्या? नहीं बैच सेग्रीगेशन हमको तो अभी लग रहा है, पता नहीं। ऑनलाइन जब तक है तब तक मुझे लग रहा है। ऑफलाइन में होता था,
ऑफलाइन में तो होता था, लेकिन ऑनलाइन में मुझे ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा। और टेस्ट देने का आदत डालो। अब टेस्ट वही तो बोल रहा हूँ, 6-6 घंटा बैठना सीखो। संडे को कितना, संडे को 6 आवर्स बैठना होगा ना। हाँ सर, सैटरडे सर, को भी वही। देना ना फिर हमको। हाँ संडे भी दो। सैटरडे देना सर, वो तो कंपलसरी है, मतलब ऐसा ही बस दे देखो दो। कंपलसरी इन द सेंस क्या है, नहीं दो तो मत दो, ये तो कोई आईटी का टेस्ट थोड़ी ना है, तुम लोग के ऊपर है। बट मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं देना चाह रहे हो सैटरडे एक वाला सेकंड। टेस्ट? दो, दोनों टेस्ट जितना दे सकते हैं दो, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार्क्स ही ना खराब आएगा, उससे ज्यादा क्या होगा? शर्म तुम लोगों को लगेगा नहीं। सर, लोग आ रहे क्या? सर हाँ बोलो। सर ऑफलाइन में बैच चेंज क्यों होता है? मतलब वो ऑफलाइन में होता क्या है, बहुत बच्चे रहते हैं तो ऑफलाइन में बहुत रहता है, तो सबको वो एक दो फैक्टर्स होते हैं यार, थोड़ा बहुत प्रमोशन फैक्टर भी तो एक चीज है ना। अगर किसी को कोई मोटिव ही नहीं दोगे कि आप टॉप बैच का हो, तो लोग का काम करने का ये भी हट जाता है। सर, तो यही टॉप सब बैच रीजन का और क्या। मतलब नीचे वाले बैच को अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे? देखो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, मुझे तो मेरे सब ये पर्सनल, अगर दोनों चीजें हैं यार, नीचे वो नीचे है क्यों, वो पढ़ाई कोई, दोनों चीजें हैं ये। मतलब देखो ऐसे समझो कि अगर तुम नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो तुमको कोई पढ़ाएगा क्यों? तुम खुद ही मस्ती मारना चाह रहे हो। तुम खुद ही, अगर वो नीचे हैं क्यों, नीचे तभी है ना जब उन्होंने ये चॉइस लिया है। अदरवाइज तो सभी बच्चे हैं, ऐसा थोड़े है कि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा ऊपर नहीं आता, आराम से आता है। ये मतलब दिस इज अ वेरी ये स्टेटमेंट आई विल से कि दोनों चीजें हैं। टीचर अगर मान लो मैं उस बैच में जाऊं, बच्चे बोले सर फेसबुक करना है, सर व्हाट्सएप करना है, पीछे बात करना है, टीचर क्या पढ़ाएगा? बोलेगा करो फिर। अरे मैं कुछ भी हूं तो मैं फोर्सफुली नहीं कर सकता ना। तो ऐसा कहीं नहीं है, ये बस एक ये है। मैं तो बोलता हूँ कि अब ये वही वाला बात, आईटी टीचर्स पे क्या ये सवाल आईटी पे डालो, क्या आईटी जो है किसी को छाटते क्यों है? क्या वो सब पे भेदभाव करते हैं? वो भी वही बोलेगा तुम क्यों छट रहे हो यार। ये जो छटने वाला या सेग्रीगेशन या एलिमिनेशन वाला चीज है, ये तो आपका, हाँ ये, और ऊपर से दोनों फिर होता क्या है, थोड़ा दोनों लग जाता है। अब मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस तो यही कहता है। मैं जो जैसे देखो, मेरे से अगर पूछोगे एज ए टीचर, तो मैं तो जिस बैच में जाता हूँ मैं सब, चाहे मैं तो देखता ही नहीं हूँ कौन बच्चा है, मेरे लिए सभी बच्चे हैं, सभी को आईटी जाना है। मैं किसी को गधा फदा कुछ नहीं समझता, मैं सब पढ़ाता हूँ। सब जितनी बातें बोला सब लिखा दूंगा कि पढ़ो। लेकिन अब ये भी एक फैक्टर है ना, बच्चा भी तो पढ़ने वाला होना चाहिए। वही बोलेगा नहीं करना है, ठीक है फिर मत करो फिर। तो दैट इज नॉट द इश्यू, उसको लेकर मत चलो, फोकस ऑन हार्ड वर्क। कभी वैसा नहीं होता है। और एक सिंपल सा बात है, सिंसियर अगर हो तो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर सिंसियर हो तो टीचर के नजर में हो तो किसी बैच में रहोगे फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी आ जाएगा, टीचर प्रमोट कर देगा। ये हमेशा याद रखना, सिंसियर होना तो हमेशा हम लोग की नजर में हो, जो भी सिंसियर है। सिंसियरिटी में भी तो कुछ किया जा सकता है, हमेशा टीचर की नजर में हो। टीचर तो चाहता ही है सिंसियर बच्चा रहे, पढ़ाई करना चाह रहा हो। अरे बच्चा पढ़ाई करने वाला हो तो टीचर तो कदम चलेगा ही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे एग्जाम देना नहीं है, आप लोग को देना है, कदम आपको चलना है। मैं तो आप लोग के आगे चल रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ भी, मेरा 30% रोल होगा यार, मैक्स 40, बाकी सब तुम्हारा है। मैं तो बस लिखा दिया, पढ़ाई करना, एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना, सब आपका रोल है। बोलो और कुछ पूछना है किसी को? सर एक्चुअल सर, वो पेपर 1 पेपर 2 180 मार्क्स को है। मेरे ख्याल से तो 180 के होंगे शायद, 180। हाँ और बोलो। सर वो उसमें लेवल में डिफरेंस रहेगा कि मेंस और एडवांस के जो भी पेपर है? देखो मेंस और लेवल में डिफरेंस तो रहता है, मेंस का पेपर थोड़ा आसान आता है, एडवांस का पेपर थोड़ा टफ आता है। लेकिन कल के टेस्ट के लिए मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्योंकि पहला पहला है। आई डोंट थिंक सो, बट आई कैन नॉट से, बट मेरे ख्याल से तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन यस, लेवल में डिफरेंस तो रहता है।